सो हेलो गाइस। आपको डावर क्या है, मेहर क्या है या फिर सादक क्या है नहीं पता? चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मेहर या फिर डावर डिसाइडेड नहीं है और निकाह होता है तो क्या निकाह वैलिड है या वॉइड है, क्या हम ये बाद में डिसाइड कर सकते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशंस क्या है। और ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड होएगी और ये उसका पार्ट 1 है। तो चलिए देखते हैं क्या है डावर। सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डावर, मेहर या फिर सादक। नाउ इसमें हम पहले डिस्कस करने से पहले हम देखें कुछ टाइप्स ऑफ मैरिजेस। ये टू बी क्लियर, टाइप्स ऑफ निकाह या उन सब से अलग है। ये बस कुछ टाइप ऑफ मैरिजेस है जो मुस्लिम लॉ में प्रिवेलिंग है अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। ये हमें डावर, मेहर या फिर सादक का कॉन्सेप्ट समझने में इजी होगा। और ये डावर, मेहर और सादक को मैं अब एज अ डावर ही रेफ़र करूँगा क्योंकि इन तीनों का मतलब एक ही है। अब इनमें से कुछ भी क्वेश्चन में लिखा है, हमारा आंसर सेम ही रहेगा। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ मैरिजेस, शिगर मैरिजेस। हियर एच मैरी डब्ल्यू एंड ब्रदर ऑफ डब्ल्यू मैरी सिस्टर ऑफ एच। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें बस ये है कि एक एच है, एच की सिस्टर है, इधर डब्ल्यू है, डब्ल्यू का एक ब्रदर है। इधर एच एंड डब्ल्यू की शादी हो रही है तो एस एंड बी की भी शादी करा रहे हैं। इसमें दोनों फैमिलीज़ को एक फ़ीमेल मेंबर मिल जाती है in order to reproduce. Next is Bina marriages. Here husband used to come to wife's house. He used to visit her, then go back to his house. Here husband used to give sadak, that is gift, to wife, and wife was called as the sadika. इसमें आज की तरह ऐसा नहीं था कि वाइफ आके हस्बैंड के घर पे रहे या फिर हस्बैंड जाके वाइफ के घर पे रहे। इसमें दोनों अपने अपने घर पे रहते थे एंड हस्बैंड यूज्ड टू गिव कंजुगल विजिट्स टू द वाइफ एट हर हाउस एंड व्हेन ही यूज्ड टू कम विद गिफ्ट्स एंड दोज गिफ्ट्स वर कॉल्ड एज सादक एंड शी वॉज कॉल्ड एज सादिका एज शी इज़ रिसीविंग द गिफ्ट्स। नेक्स्ट इज़ बाल मैरिजेस। अब ये जो बाल मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नॉट चाइल्ड मैरिज या फिर बाल विवाह नहीं है, इट इज़ अ ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब ये देखते हैं क्या है। हस्बैंड यूज टू गिव गिफ्ट टू वाइफ्स पेरेंट्स एज दे गिव देयर डॉटर टू हिम टू स्टार्ट अ फैमिली। इसमें जो हस्बैंड है वो वाइफ के पेरेंट्स को गिफ्ट देता है। और जो ऊपर बिना मैरिजेस थी, इसमें हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट देता है एज अ सादक। So we next have a few definitions of dower by different jurists. आप इनमें से कोई भी जो आपको इजी लगे, कोई भी एक या दो अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। According to me, you should add Wilson. That is by Wilson, dower is considered to be the surrender of person by the wife. Number one. Second is by Mullah. Dower is the sum of money or other type of consideration which the wife is entitled to receive from husband in consideration of marriage. बाकी आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। इफ़ यू लाइक आप इनमें से कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ये अब्दुल कादिर वर्सेस सलीम, in which Honorable Justice Mehboob has given the definition of dower. You can even add this. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो नेक्स्ट इज़ राइट टू डावर एंड राइट टू क्लेम डावर। कि जो राइट टू डावर है वो कब अराइज होगा और कब वो क्लेम कर सकती है वाइफ। सो राइट टू डावर इज़ एन natural legal incident of Muslim nikah, that is, even if spouse is not agreed upon the amount of dower, it will be automatically payable or incidental upon marriage. कि जब H एंड W की मैरिज हुई है और दोनों स्पाउसेस में से किसी ने भी डावर से रिलेटेड कोई बात नहीं करी है, कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि डावर कब पेबल होगी, डेफर्ड होगी या प्रॉम डावर होगी या डावर का अमाउंट क्या होगा, तब भी लॉ प्रिज्यूम करेगा कि डावर पेबल है।
पर कितनी डावर पेबल है, कैसे पेबल है, वो हम आगे देखते हैं. An agreement on dower amount can be entered even after marriage, or it can be decided by court. It is very important कि अगर डावर अमाउंट डिसाइडेड नहीं है at the time of marriage or at the time of nikah, then it can be decided by court or it can be decided by the parties, that is by the spouses, even after the marriage. In such cases, the dower agreement will relate back to the date of marriage. अब इसका मतलब क्या है? For example, H&W की मैरिज होती है यहाँ पर, that is 1/1/2020, and on 1/1/2022 they decide the dower amount. Now this dower amount, which is decided on 1/1/2022, will relate back to the day they entered into nikah. Therefore, dower is considered to be running parallel to marriage. Parallel to marriage means कि जब इनकी शादी हुई तो पैरेलली इनकी शादी भी चल रही है, और ये जो डावर अमाउंट जो बाद में चाहे डिसाइड हुआ है चाहे उसी टाइम डिसाइड हुआ है, ये भी पैरेलली चल रहा है, तो दोनों साथ में ही चले गए. द मोमेंट निकाह हैपन्स, द डावर हैज़ टू बी पेड. It can be said that dower is not a condition precedent, rather it is a condition consequence of nikah. In Fatwa Qazi Khan, it has been stated that meher or dower is so necessary to the nikah that if it was not mentioned at the time of nikah, then law will presume it by itself. The right to claim dower is vested in wife the moment nikah is solemnized. Right to claim dower would depend on whether dower has been agreed to be prompt dower or deferred dower. अब prompt और deferred dower क्या होते हैं ये हम आगे देखते हैं, पर इन शॉर्ट prompt dower इज़ कि अभी शादी हुई है and right now I can ask you for dower and you cannot deny it, or any point in time while the marriage is subsisting I can ask for dower. Whereas the deferred dower is one in which dower can only be claimed after the divorce, or that is the talaq. In case of prompt dower, the dower amount is made payable immediately after nikah at any time upon demand of wife. In case of deferred dower, the amount of dower is payable upon death or divorce. That is upon death, यानी कि अगर हस्बैंड की डेथ भी हो जाती है तब भी डावर अमाउंट पेबल है. पर ये डावर अमाउंट कौन देगा? दैट विल बी टेकन आउट फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड. इट इज़ टू बी नोटेड कि मुस्लिम लॉ में देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ को पार्टनरी प्रॉपर्टी और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. ऑल द प्रॉपर्टी इज सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन. So the next question that comes in our mind is dower purely a form of consideration? ये थोड़ा टाइपो एरर है गाइस, इफ नहीं है, ये इज. इज डावर प्योरली अ फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन? अब कंसिडरेशन की हम डेफिनेशन रेफर करने के लिए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगे. एज पर सेक्शन 2D read with section 25 of Indian Contract Act, which defines consideration as if no consideration is paid then agreement will be void. कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंसिडरेशन अमाउंट मेंशन नहीं है और कोई डिटरमाइन करने का तरीका भी नहीं है कंसिडरेशन क्या है, then the agreement will be void. But if no dower is mentioned in contract, or husband puts a condition that wife cannot claim dower in contract of marriage, then also she has right to dower. It will never affect the validity of marriage. So निकाह की वैलिडिटी इस बात से इफेक्ट होती नहीं है कि निकाह के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि डावर पेबल होगी ही नहीं कभी, या फिर
कि जो डावर अमाउंट है वो उसमें मेंशन नहीं है, जैसे हमने देखा वो बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं. Nikah will still be valid and law will presume that the dower has been decided or dower will be decided and it will be paid. So in the landmark judgment of Mohammad Ahmed Khan versus Shah Banu Begum, it has been held that in para 24 that non-specification of meher at the time of marriage does not affect the validity of marriage, as stated by Dr. Paras Devan. The court has held that dower is an obligation upon the husband to pay to his wife as a mark of respect. It is a guarantee of financial security to the wife. Moreover, it acts as a deterrence upon the husband from divorcing his wife. Therefore, dower cannot be looked in the limited aspect of being consideration of nikah. Had it been a mere consideration, the nikah without dower would be void. अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि ये जो केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, इसमें ये हेल्ड किया है कोर्ट ने इन पैरा 24 स्टेटिंग डॉक्टर पारस दीवान दैट at the time of marriage, if the dower amount is not decided, then it does not affect the validity of marriage. And the court held that dower is an obligation upon the husband to pay to his wife. अब ये obligation क्यों है? इसके दो social reasons है. First, financial security of the wife, कि फॉर एग्जांपल अगर डेथ हो जाती है हस्बैंड की, देन द वाइफ हैज़ टू बी फाइनेंशियली सिक्योर. और दूसरा, इट एक्ट्स एज अ डेटरेंस that husband does not divorce his wife because that financial burden will always be upon him. Therefore, dower cannot be looked as a limited aspect of being a mere consideration of nikah. Because had it been a mere consideration, then non-mentioning of dower in the nikah contract, it would make the nikah as void. Now, Mullah in his book, page number 308, has stated that word consideration is not used in the same sense which it is used in the Contract Act. सो अब तक हमने ये देख लिया कि डावर देना ज़रूरी है. अब कि भाई डावर जो है उसके सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं कि जैसे कि वाइफ की सिक्योरिटी, हस्बैंड उसको तलाक ना दे दे, उसको लगे कि मैंने पैसे देने पड़ेंगे, उसका फाइनेंशियल बर्डन होता है. डावर अगर मेंशन नहीं है निकाह के कॉन्ट्रैक्ट में, देन ऑल्सो डावर हैज़ टू बी पेड. इट इज़ नॉट समथिंग जो आदमी जिससे बच सकता है. अब हम देखते हैं कि दिया क्या जा सकता है. वाइफ मांग क्या सकती है डावर में, हम मेंशन क्या करेंगे, ये सब हम देखेंगे नेचर ऑफ डावर में. डावर कैन कॉन्स्टिट्यूट following kinds of properties or consist of following kind of properties. Number one is tangible property, जिसको हम छू सकते हैं. इनटैंजिबल प्रॉपर्टी, जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट. पेटेंट फॉर एग्जांपल, मैंने कोई नया डिवाइस बनाया है, उस पर मैं पेटेंट ले लूँ. या कॉपीराइट जैसे कि किसी ने कोई बुक लिखी है, कोई नोट्स लिखे हैं, तो उसके ऊपर उसका कॉपीराइट होता है. नाउ सर्विसेज कैन बी गिवन as dower in Shia, but in Sunni Muslim same is not possible. अब ये एक डिफरेंस है कि शिया मुस्लिम्स में आप सर्विसेज को एज अ डावर दे सकते हो, पर सुन्नी में नहीं दे सकते. एंड इंडिया में मेजॉरिटी सुन्नी मुस्लिम्स की है. ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. इंडिया में सुन्नी मुस्लिम ज़्यादा है, शिया मुस्लिम्स कम है. अब एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज can include teaching of Holy Quran, how to graze cattle. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ मनी मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट डावर की क्या होएगी.
अब ये भी सेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि सुन्नी लॉ में अलग है, शिया लॉ में अलग है। अगर हम मिनिमम लिमिट की बात करते हैं तो सुन्नी लॉ में 10 दरहम्स मिनिमम देने पड़ेंगे और शिया लॉ में मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है मिनिमम से मिनिमम, लाइक 0.1 दरहम्स। एंड जब हम मैक्सिमम लिमिट की बात करेंगे, सुन्नी लॉ में देर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट, बट इन शिया लॉ देर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 500 दरहम्स की उससे ज़्यादा का डावर अमाउंट नहीं सेट किया जा सकता है। अब एज सुन्नीज आर मैक्सिमम इन इंडिया, इनके हम सब सेक्ट्स के हिसाब से भी देखते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम क्या रहेगा। इन हनादीज the minimum is 10 dirhams. In Malikis, the minimum is 3 dirhams. In Shadis, the minimum is 10 dirhams. In Hanabilis, the minimum is 10 dirhams. There is no maximum limit in any of them. The maximum limit of 500 dirhams is because the amount received by Fatima as dower from Ali was 500 dirhams, and Fatima was the daughter of Prophet Muhammad. Now next we will discuss nature of dower. As a general rule, the nature of dower is that of unsecured debt. As a result, the status of wife is that of an unsecured creditor. अब unsecured debt का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स ने वाई को कुछ पैसे दिए पर उसने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, वो ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट है कि वो उसे वो पैसे वापस कर देगा या उसकी डेथ होएगी तो उसकी प्रॉपर्टी से वो पैसे मिलेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जब किसी की डेथ होती है और उसकी प्रॉपर्टी से वो अनसिक्योर्ड डेट वापस आना होता है, तो उसका जो पोजीशन होती है उस आदमी की अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की, वो एक सिक्योर्ड क्रेडिटर से नीचे होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर से किसी ने 10 लाख रुपए लेने हैं और जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 11 लाख रुपीज़ है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने 5 लाख रुपीज़ लेने हैं, तो टोटल 15 लाख रुपीज़ का डेट है। तो पहले 10 लाख रुपीज़ सिक्योर्ड क्रेडिटर को जाएंगे और उसमें से 1 लाख रुपीज़ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जाएंगे। तो अब हम इसमें एक सिचुएशन देखते हैं। इफ़ देर इज़ हस्बैंड एच एंड डब्ल्यू एंड एक्स इज़ एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर of H. Here, if H becomes bankrupt, then both W and X will stand at the same footing and the amount will be distributed among them proportionately. कि अगर 5 लाख रुपए का डावर अमाउंट है W का एंड जो X है 5 लाख का ही, वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, उसने पैसे लेने हैं H से. Now H has become bankrupt and W is claiming her dower amount and X is claiming his 5 लाख रुपीज़. या फिर X की डेथ हो गई है एंड W को उसका डावर अमाउंट मिल रहा है एंड ऑटोमेटिकली X को अपना जो उसने डेट दिया वो रिकवर हो रहा है. एंड द प्रॉपर्टी दैट H हैड इन टोटलिटी इट वाज ओनली 5 लाख. नाउ क्या ये 5 लाख सिर्फ W का डावर अमाउंट देने के लिए यूज़ होएगी या फिर सिर्फ X को 5 लाख रुपीज़ देने के लिए यूज़ हो गए? Here both are unsecured creditors, hence both are at an equal footing. Merely because W एक वाइफ है डिसीज़ड की, उसको सारा अमाउंट नहीं मिलेगा. Here उनको प्रोपोर्शनेटली अमाउंट मिलेगा उनके डेट के हिसाब से. अब इधर इन केस में दोनों का 5 लाख था तो 50-50% दोनों को मिल जाएगा क्योंकि उसके पास 50% ही पैसे थे. तो 2.5 लाख ईच इधर मिलेगा. नेक्स्ट इज सिचुएशन नंबर 2. If H has created a charge in favor of W for her dower amount, now her status will change to the position of an secured creditor. Here, if X is an unsecured creditor, then W will be given preference over X, but she will be treated on equal footing with other secured creditors. अब जैसे H है, H ने एक प्रॉपर्टी
पे चार्ज क्रिएट कर दिया इन फेवर ऑफ हिज वाइफ का डावर अमाउंट, एंड देयर इज मिस्टर एक्स जिससे सच ने लोन लिया हुआ है। अब सेम रखते हैं इसको, 5 लाख का लोन, 5 लाख रुपीज़ डावर अमाउंट है। अब जो चार्ज क्रिएट किया हुआ है इसको क्या हो गया, इसको भी मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। तो 5 लाख का ये अमाउंट है। अब और चार्ज क्रिएट हुआ है, और चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू ही 5 लाख रुपीज़ है। अभी प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा पैसे देने के लिए, किसको, सिर्फ डब्ल्यू को। एक्स को इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, चवन्नी भी नहीं मिलेगी, ज़ीरो मिलेगा इसे, क्योंकि ये एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है और डब्ल्यू इज़ एट अ फुटिंग ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। पर अगर यहाँ पर मैं एक और बना दूँ वाई, जो कि एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उसने भी 5 लाख रुपए लेने हैं एच से, तब मिलेगा 2.5 लाख रुपए इसे और 2.5 लाख रुपए डब्ल्यू को, बिकॉज दोनों सेम फुटिंग पे आ जाएंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं हैंड राइटिंग के लिए, सॉरी गाइस। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डावर्स। अब ऑन बेसिस ऑफ टाइम, प्रॉम डावर, इसको हम कहते हैं मेहर ए मुज्जल, ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जिजेबल डावर। प्रॉम डावर के दो नाम हैं, इन दो नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको प्लीज़ याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेफर्ड डावर है उसको हम कहते हैं मेहर ए मुवज्जिल। स्पेलिंग एकदम सेम है, बस ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना यहाँ पे, ये जो अलग कलर से लिखा है WA, बस इसका फ़र्क है। या तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसमें WA आया वो डेफर्ड है, वरना प्रॉम्प्ट है। सो नेक्स्ट है ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट। अब अमाउंट से हमारा मतलब ये नहीं है कि कितने पैसों की, वो है कि स्पेसिफाइड कि अनस्पेसिफाइड। जो अमाउंट है वो स्पेसिफाइड है, वो अमाउंट अनस्पेसिफाइड है। अगर अमाउंट स्पेसिफाइड है देन इट इज़ कॉल्ड मेहर ए मुसम्मा। इट कैन बी प्रॉम्प्ट और डेफर्ड। अनस्पेसिफाइड डावर जिसमें अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कस्टमरी डावर और मेहर ए मिसल, एंड इट कैन ओनली बी ये प्रॉम्प्ट, PROMPT, इट कैन ओनली बी प्रॉम्प्ट डावर, ये डेफर्ड नहीं होगी। और ये जो प्रॉपर डावर यहाँ लिखा था इसका दूसरा ही नाम है, वो हम आगे भी लिखा हुआ है। अब मेहर ए तलीजी, in the case where the amount of dower in the contract of marriage exceeds the financial capacity of the husband to pay, कि हस्बैंड कमा रहा है 10,000 रुपये महीना, उसने बोल दिया डावर अमाउंट मैरिज के निकाह के कॉन्ट्रैक्ट में 10 करोड़ रुपए, अब वो कहाँ से ला के देगा। इन दीज केसेस डावर अमाउंट इज रिवाइज्ड बाय द काजी एज पर द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड एंड द सोशल स्टेटस ऑफ द वाइफ। No court can grant a decree for dower amount mentioned in the contract of dower as same has been revised by the काजी। अब लगा लीजिए काजी ने अमाउंट रिवाइज करके उसको 1 लाख रुपए कर दिया है, जिसकी तनख्वाह जिस व्यक्ति की 10,000 रुपये महीने की, जो फिर भी ज़्यादा है पर उसने कर दिया है, पर कॉन्ट्रैक्ट में 10 करोड़ रुपए लिखा है। अब वाइफ अगर चाहे कि मैं कोर्ट जाके उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराऊंगी कि मुझे 10 करोड़ रुपए ही चाहिए, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। नो कोर्ट कैन ग्रांट डिक्री फॉर डावर अमाउंट, क्योंकि वो डावर अमाउंट जो है वो रिवाइज हो गया है, देयर इज़ अ न्यू डावर अमाउंट नाउ। नाउ इन द केस ऑफ अनस्पेसिफाइड डावर, यानी जहाँ पे डावर अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, वह हम स्पेसिफाई कैसे करेंगे। द डावर अमाउंट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय द पार्टीज़ at the time of marriage but has to be decided later. If the parties fail to decide any such amount, then parties may approach the court to decide it for them. In the case of
प्रॉपर डावर और अनस्पेसिफाइड डावर, ये उसका दूसरा नाम है, प्रॉपर डावर अनस्पेसिफाइड डावर का. टू डिसाइड द amount the concept of dower among her equals. Dower among her equals is used by court. According to Amirali, customary dower varies in amount according to social position of wife in the society. अब वाइफ की सोशल पोजीशन हम सोसाइटी में कैसे देखेंगे? कोर्ट विल डिसाइड द डावर अमाउंट and it will see the following. The dower received by woman in her maternal family, such as her sister, her father's sister, मतलब उसकी जो मदर है उसको क्या डावर मिली, या उसकी मदर की फैमिली में क्या डावर मिली है, वो जो वाइफ है उसकी मदर की फैमिली में, वो नहीं देखेंगे. हम देखेंगे उसके जो फादर की जो सिस्टर है उसको, या फिर उनकी जो वो है उनकी जो खुद की सिस्टर है उनकी फैमिली में क्या है, वहाँ से देखेंगे. Court will examine the personal qualifications of the wife, such as her educational qualifications, age, beauty, etc. Financial and economic conditions of husband according to Akil Ahmed. अकील अहमद के हिसाब से फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ हस्बैंड भी देखेंगे और क्वालिफिकेशंस ऑफ वाइफ भी देखेंगे. Circumstances and conditions of society shall be taken into consideration. For example, जिस टाइम डावर अमाउंट डिसाइड हुआ है, देयर इज़ अ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हैपनिंग, तो उस टाइम में डावर अमाउंट कम रखा जाए क्योंकि एवरी वंस अर्निंग कैपेसिटी हैज़ बीन डिक्रीज्ड. इन केस ऑफ प्रॉम डावर, द अमाउंट इज पेएबल इमीडिएटली टू द वाइफ. प्रॉम डावर में इमीडिएटली पेएबल होता है अपॉन डिमांड. इफ द हस्बैंड रिफ्यूजेज टू पे, देन same the wife has two options. The wife can refuse cohabitation, right to file a civil suit because she is in a footing of an unsecured creditor, and right to lien. Now right to lien क्या कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का कॉन्सेप्ट है. उसमें क्या है कि जो वाइफ है अगर वो हस्बैंड के घर में रह रही है और हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो जो वाइफ है वो ऑलरेडी पोजेशन में है उस घर के, तो जब तक उस घर से वो अपना डावर अमाउंट रिकवर नहीं कर लेती तब तक उस घर को और कोई लीगल एयर्स आके छू भी नहीं सकते, क्योंकि वो अपना राइट टू लियन एक्सरसाइज कर रही है. इसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट भी है, वो भी हम देखेंगे. राइट टू रिफ्यूज कोहैबिटेशन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन मैरिज हैज़ नॉट बीन सोलमनाइज्ड. सोलमनाइज्ड मीन्स कि यहाँ पर कि they have not consummated the marriage yet. Only then she can refuse cohabitation. Now let's see the concept of khilawat us sahiya. It is also known as presumption of valid retirement, which means that wife has voluntarily slept with the husband or consummated the marriage. For this presumption to be raised in favor of husband, the husband only needs to prove the circumstances in which sexual intercourse may be possible between him and the wife, such as going alone in a room together for a period of time in which a sexual act may have been possible. This presumption is raised only in Hanafi Sunni Muslims. And on Shia Muslims, Section 114 of Evidence Act would apply. अब ये क्या है Section 114? It is a separate video in itself. तो अभी के लिए आप बस इसको याद कर लो और पेपर में लिख देना. बाकी आप सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट को लुकअप कर सकते हैं, विच इज़ नाउ BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम.
और इस प्रिजम्पशन को रिबट करने के लिए वाइफ के पास 3 ऑप्शंस है. शी कैन प्रूव फिजिकल इनकैपेसिटी either of wife or husband. For example, wife is in her menstrual periods, or the husband is impotent. She may prove that. Legal prohibitions, for example, a couple went on pilgrim under Muslim law, then they cannot have engage into a sexual act. Moral impediment, for example, wife is in her menstrual cycle, then it is also morally wrong to have a sexual intercourse. Now, what are the rights of husband in such a case? To file a restitution of conjugal rights under Section 7(1)(a) of Family Courts Act 1984. However, in the same suit, wife also has right to file a counterclaim for dower amount as per Order 8 Rule 6A of Civil. अब यहाँ तक ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, तो मैं इसको एक शॉर्ट में और समझा देता हूँ. अब क्या है, अगर हस्बैंड रिफ्यूज़ करता है डावर अमाउंट देने से, तो वाइफ कैन रिफ्यूज़ टू कोहैबिट. वो रिफ्यूज़ टू कोहैबिट कब कर सकती है? जब मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई हो. ठीक है. ओनली इफ मैरिज हैज़ नॉट बीन सोलमनाइज्ड. अब इसको हिंदू कॉन्सेप्ट की सोलमनाइजेशन से रिलेट मत करना, पर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है मैरिज के बाद, देन शी कैन रिफ्यूज़ टू कोहैबिट. अब इसमें एक प्रिजम्पशन है. प्रिजम्पशन इज़ खिलावत उस सैया. अभी जो खिलावत उस सैया का जो प्रिजम्पशन है, इसका मतलब ये है कि जो हस्बैंड है उसको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि मैं वाइफ के साथ अकेले कमरे में गया था और हम वहाँ इतने समय के लिए रहे थे जितने समय में एक सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक्ट हो सकता है. पर ये जो प्रिजम्पशन है वो सिर्फ हनाफी सुन्नी मुस्लिम्स में रेज़ किया जा सकता है और बाकियों में रेज़ नहीं किया जा सकता. बाकी लोग 114 इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन लेंगे. अब हस्बैंड तो ये रेज़ कर देगा हनाफी सुन्नी मुस्लिम का, या फिर इंडियन एविडेंस का 114 का जो प्रिजम्पशन है वो रेज हो जाएगा शिया में. अब वाइफ के पास क्या रेमेडी है? वाइफ बोलेगी या तो मैं फिजिकली इनकेपेबल थी या हस्बैंड फिजिकली इनकेपेबल था सेक्सुअल इंटरकोर्स के. वो कैसे? इम्पोटेंसी प्रूव करके. अब वो लीगल इम्पेडिमेंट ले आएगी, या फिर कि हम पिलग्रिम में गए थे, वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होना अलाउड नहीं है हमारे रिलीजन के हिसाब से, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो ही नहीं सकता था चाहे हम एक कमरे में हों. दूसरा मॉरल इम्पेडिमेंट है कि वो ये प्रूव कर देगी कि मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चल रही थी, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो सकता, इट इज़ मॉरली रॉन्ग. अब वाइफ ने के पास ये सारी रेमेडीज़ है, हस्बैंड के पास वो प्रिजम्पशन वाला है कि वो रेज़ कर देगा. तो अब हस्बैंड केस क्या फाइल करेगा? मतलब वो प्रिजम्पशन रेज़ करने के लिए क्या केस फाइल करेगा? वो केस फाइल करेगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, कि जो मेरी वाइफ है जो मुझसे दूर रहने के लिए चली गई है उसको बोलो कि वापस आए, मेरे जो कंजुगल राइट्स है उसको रिस्टोर किया जाए. वो कौन से सेक्शन में करेगा? सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ फैमिली कोड्स एक्ट. पर इसमें वाइफ क्या है, काउंटर क्लेम डाल देगी कि भाई ये बोल रहा है रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स करो, ठीक है मैं तैयार हूँ उसके साथ जाने को, पर मुझे मेरा डावर अमाउंट चाहिए. उसका काउंटर क्लेम डल जाएगा. वो काउंटर क्लेम किस में डलेगा? वो काउंटर क्लेम डलेगा ऑर्डर 8 रूल 6 ऑफ सीपीसी के अंदर. अब इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट्स है. फॉर एग्जांपल, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीम, ऑनरेबल Allahabad High Court in 1886 held the following. If the wife refuses to cohabit with the husband due to non-payment of dower by the husband, and the husband files a suit of restitution of conjugal rights under Section 1, subclause 7, subclause A of Family Courts Act, then non-payment of dower will be complete defense with the wife and suit of husband shall be dismissed. कि जो वाइफ के पास जो डिफेंस होगा नॉन पेमेंट ऑफ डावर का, दैट विल बी अ कंप्लीट डिफेंस. नेक्स्ट इज़ द केस ऑफ रबिया खातून वर्सेस मुख्तार अहमद. In this case, if the wife refuses to cohabit with the husband after voluntary retirement
on basis of non-payment of prom dower, then the non-payment of prom dower is not a complete defense, and it is not a ground to dismiss the suit of husband. Here court will pass a conditional decree that on payment of prom dower, restitution of conjugal rights will take effect. Hence, after voluntary retirement, that is after voluntary having sexual intercourse with the husband, उसके बाद अगर वाइफ बोलती है कि भाई मुझे तो प्रॉम डावर दो, हस्बैंड मना कर दे और वाइफ चली जाए कि भाई नहीं मैं तो नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ मुझे जब तक मुझे प्रॉम डावर नहीं दोगे, तो जो कोर्ट है वो एक कंडीशनल डिक्री पास करेगा. अब कंडीशनल डिक्री इज़ कि आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स होगा, पर आपको वो कब होगा, जब आप ये कंडीशन फुलफ़िल करोगे. क्या कंडीशन फुलफ़िल करोगे? कि आप जो डावर अमाउंट है वो आप अपनी वाइफ को दोगे. अब इन सिविल, a civil suit can be filed by wife within 3 years. That is the limitation period given under section 113 of Limitation Act of refusal to pay refusal to pay the prom dower by the husband or within 3 years of his death or dissolution of marriage, as it is the nature of the unsecured debt and she is an unsecured creditor. अब इसका इन शॉर्ट मतलब ये है कि जो वाइफ है वो अपना डावर अमाउंट क्लेम करने के लिए सिविल सूट डाल सकती है. कितने टाइम के अंदर अंदर? 3 ईयर्स. 3 ईयर्स के अंदर अंदर वो सिविल सूट डाल सकती है. अब ये 3 ईयर का पीरियड कहाँ से आया, क्यों आया? ये 3 ईयर का पीरियड यहाँ से आया कि वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है और एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अपना डेट विद इन 3 ईयर्स क्लेम कर सकता है. पर विद इन 3 ईयर्स ऑफ वॉट? विद इन 3 ईयर्स ऑफ रिफ्यूज़ल टू पे द प्रॉम डावर, कि उसने मांगी और हस्बैंड ने मना कर दी. विद इन 3 ईयर्स ऑफ हिज डेथ, यानी हस्बैंड के डेथ के 3 ईयर के अंदर अंदर, और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के 3 ईयर के अंदर अंदर, कि उनका तलाक हो गया है, उसके 3 साल के अंदर अंदर वो डावर अमाउंट क्लेम कर सकती है. क्यों? क्योंकि वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के नेचर में है. द हायर ऑफ हस्बैंड आर नॉट लायबल टू पे द entire dower amount. They are only liable to pay the amount as per their personal share in the deceased property. यानी उनको जितना जितना शेयर मिला होगा 10%, 20%, 30%, 50%, उसी शेयर में उसी परसेंटेज में वो जो डावर अमाउंट है वो पे करेंगे. अगर डावर अमाउंट इज़ फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ और 3 लीगल एज हस्बैंड के ABC, सबको 33.33% शेयर मिला है प्रॉपर्टी में, सो दे विल पे 3,33,000 टू द वाइफ ईच. कोई एक सारा अमाउंट नहीं देगा, और अगर कोई एक सारा अमाउंट दे भी देता है तो वो बाकी का जो अमाउंट है, जो बाकियों का शेयर है, वो उनसे क्लेम कर सकता है बाद में. Now, right to lien is always related to right of retention of property. This right arises upon the death of the husband or divorce between husband and wife. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राइट ऑफ लियन का. अब ये जो राइट टू लियन है इस पर अलग से क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो सी यू, टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक.